रिवर प्रॉब्लम्स। तो रिवर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास। रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड in this direction. There is a swimmer. Swimmer can swim with 10 meter per second in still water. Width of river is 500 meter. फर्स्ट पार्ट सवाल में ये दिया है, इफ स्विमर swims perpendicular to river flow, find time taken to cross river. Second part, if swimmer crosses river perpendicularly, find time taken. ये दो सवाल हैं। In first case, it is told that swimmer swims perpendicular to river flow. So this is river flow. He swims perpendicular to this. That means he will jump in the river like this. Every time he will be headed perpendicular to river flow. So this is the case when the swimmer swims perpendicular to river flow. Every time river is flowing like this, he is doing like this. So he swims perpendicular to river flow, but he doesn't go perpendicular. He will go like this, but he will swim like this. This is the first case. For second case, he crosses the river perpendicularly. That means he will swim like this, but he will cross the river perpendicularly. वो ऐसे तैरेगा पर क्रॉस ऐसे करेगा, ऐसे तैरेगा क्रॉस ऐसे करेगा। ये हो गया सेकेंड केस का। देयर आर टू डायग्राम्स, वन इज फॉर फर्स्ट केस, सेकेंड इज फॉर सेकेंड केस। देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट सो व्हाट आर गिवन क्वांटिटीज। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो गिवन है उसको लिखते हैं। ये जो दे रखा है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका डायरेक्शन ही दिया है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground is equal to 5 meter per second. Its direction is also known to us. ऐसा हो गया। और हमारे पास ये फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा इसमें आप देखोगे कि S अपॉन आर, R अपॉन जी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर आर कट जाएगा, एस अपॉन जी। सिमिलर टू लॉग,
तो वी एस बाई जी, एस बाय आर प्लस आर बाई जी, आर आर गेट कैंसिल्ड, एस बाई जी। ऐसा फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, कभी कंफ्यूज जाते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी सम ऑफ स्विमर वेलोसिटी एंड रिवर वेलोसिटी। तैराक की वेलोसिटी और नदी की वेलोसिटी ऐड करने से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगा। तो सवाल में बोला है कि स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। इसका मतलब वो ऐसे तैरता है। दैट मीन्स दिस वेलोसिटी एस आर, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, वी एस आर विच इज 10। अब रिवर का वेलोसिटी इसमें ऐड करना है, तो रिवर का वेलोसिटी होता है इस तरफ वी आर विच इज 5। नाउ दिस बिकम्स velocity of swimmer with respect to ground. So swimmer will go like this for the observers on ground. ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इसको देखेगा कि वो ऐसे जा रहा है, तैर भले ये ऐसे रहा है। तो जैसे अगर मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, हम ऐसे स्विम करेंगे तो हम थोड़ा इधर चले जाएंगे, फिर वहां पे फिर स्विम करेंगे, थोड़ा इधर चले जाएंगे, नीचे से पानी निकल रहा है, तो ये ऐसे टेढ़ा जाएगा फॉर फर्स्ट पार्ट। अब हम ये जानते हैं कि ये वाली विड्थ जो है 500 मीटर है। इधर ट्रेवल करने के लिए यही कंपोनेंट काम आएगा, इस कंपोनेंट से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई बराबर वी वाई इंटू डेल्टा टी। For displacement in y direction, y velocity is responsible. That is 500 meter. This is 10 into t. So to cross river, he will take 50 seconds. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 50 सेकेंड से भी कम टाइम में वो रिवर क्रॉस कर सकता है? क्या ये स्विमर 50 सेकेंड से भी कम में क्रॉस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यही मिनिमम पॉसिबल टाइम है अगर उसका स्पीड 10 है तो, है ना। स्पीड फिक्स रखा है, ज्यादा तेज स्पीड लगा के जल्दी कर लेगा। अगर 10 इसका स्पीड है तो सबसे जल्दी क्रॉस करने का यही तरीका है कि कंप्लीट वेलोसिटी है ना नदी क्रॉस करने में लगा दिया जाए। ठीक है, हो गया ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट। स्विमर क्रॉसेस रिवर परपेंडिकुलरली, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो इसमें अपन यूं कहेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट ही क्रॉसेस रिवर परपेंडिकुलरली इन विच एवर डायरेक्शन ही स्विम्स। वो किसी भी डायरेक्शन में स्विम करेगा पर वो क्रॉस ऐसे ही करेगा, ऐसा बोला सवाल में। जब क्रॉस उसको ऐसा करना है, मान लो ऐसे नदी जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम तो सीधा ही क्रॉस करें, तो फिर हमको ऐसे पहले से थोड़ा टेढ़ा तैरना पड़ेगा, तो नदी बहा करके सीधा ले आएगी, ऐसे ऐसे कर करके क्रॉस करेंगे। अब आप लोगों में से किसी ने नदी क्रॉस किया क्या? नदी क्रॉस कर रखा है तैर के? कितना वेट? ऐसे दिख जाता है, किनारा दिख जाता है, अच्छे से तैर लेते हो, डर वर नहीं लगता है? चलो भाई, मुझे तो डर लगता है ना। सड़क पार किया, उसको नदी पार करना नहीं कहते। हाँ, वो पैर गीले करके सड़क पार किया। ऐसे कभी कभी सड़क पे थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता ना, देखो हम नदी पार कर रहे हैं।
चलो खैर, अभी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो रिवर फ्लो तो इस तरफ है। अब स्विमर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर विच इज 10, और इसमें ऐड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ही विल क्रॉस लाइक दिस। This is 10, this is 5. What is the value of this? 10 square minus 5 square. This becomes under root of 10 square minus 5 square. 5 root 5. 5 root 3. 5 root 3. So its velocity in this direction is 5 root 3. And it has to travel distance of 500 meter. So this distance is 500 meter. So time will be 500 divided by 5 root 3. 100 upon root 3. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है रिलेटिव मोशन में कि वो रिवर कैसे क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉसेस रिवर परपेंडिकुलरली मीन्स लाइक दिस, स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो लाइक दिस। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमको दे रखा रिवर फ्लो और इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्विमर है इसका वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्विमर यहां पर इस किनारे पे यहां पर एक मैंगो ट्री है। अभी इधर से मैंगो ट्री की तरफ जाना चाहता है, तो किधर इसको तैरना चाहिए? फाइंड द डायरेक्शन in which swimmer should swim. Find the direction in which swimmer should swim so that he moves towards मैंगो ट्री। आम के पेड़ की तरफ जाए, इसके लिए किधर तैरना पड़ेगा उसको? हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम सवाल पढ़ें, उसका मतलब समझें, फिर उसका डायग्राम बनाएं, फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि स्विमर शुड स्विम सो दैट ही मूव्स टुवर्ड्स मैंगो ट्री। दैट मीन्स हिज वेलोसिटी शुड बी टुवर्ड्स मैंगो ट्री। सो दिस विल बी velocity of swimmer with respect to ground. This should be directed towards mango tree. But this is the sum of two quantities, velocity of river and velocity of swimmer. So this is velocity of swimmer with respect to river. Now we add velocity of river with respect to ground. Sum of these two will give this. This is known to us, this is 5, this is 10. So he should swim like this.
but he will move like this. His total velocity will be there. He will swim like this. We have to calculate this angle. This is 5, this is 10. Sin theta 5 by 10, 1 by 2. Theta is 30 degree. So answer is 30 degree. You can say 120 degree with river flow. 120 degree with river flow. This angle is 90. This is 30. 90 plus 30 is 120. 30 degree with perpendicular and away from the river flow. ऐसे थोड़ा लेंस ज्यादा रहे. ठीक है. Question number 3. Suppose मैंगो ट्री जो है वो थोड़ा इधर अलग है. ये स्विमर अब यहां पर है और ये जो लाइन है ये 37 डिग्री का एंगल बनाती है. स्विमर यहां पे खड़ा है और उधर पेड़ खड़ा है. रिवर फ्लो वही 5 मीटर पर सेकेंड से है. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन ये है कि इस स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए ताकि वो सीधा मैंगो ट्री की तरफ जाए. ठीक है. फाइंड डायरेक्शन in which swimmer should swim. So that he moves straight to mango tree. वो आम के पेड़ की तरफ सीधा आगे बढ़े, उसके लिए उसको किस एंगल पर तैरना चाहिए. If he will swim like this, river flow will move this, he will go in this direction. नहीं पता. Width of river is not known to us. पिछले क्वेश्चन में जरूरत पड़ा था क्या? ये क्वेश्चन किया था ना, इसमें विड्थ का जरूरत पड़ा था? नहीं. सॉल्यूशन. इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे. जिसको ये फार्मूला पता है वो तो कर ही देगा. जिसके पास कार है वो तो किसी भी शहर जा सकता है. जिसको फार्मूला पता है वो कोई भी सवाल कर लेता है. कार चलानी नहीं आती, फार्मूला लगाना नहीं आता. अब देखो, हमको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, उनमें से जो चीजें फिक्स है वो फिक्स है. रिवर का वेलोसिटी फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स, और ही मूव्स स्ट्रेट टू मैंगो ट्री. इसका मतलब ये वाला चीज पता हो गया, इसका डायरेक्शन मिल गया. इसका डायरेक्शन क्या हो गया? दिस, ये हो गया. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ही मूव स्ट्रेट टू मैंगो ट्री. So velocity of swimmer with respect to ground should be like this. But this vector is sum of two vectors, out of which one vector is known to us 5.
So this vector is 5 here. Let us take this is 5. Velocity of river with respect to ground. Now velocity of swimmer with respect to river is 10. We know that this angle is 37 degree. So we know this angle 37. Let us take this angle to be theta. Now drop a perpendicular. Drop a perpendicular. Velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. We will get this velocity of swimmer with respect to ground. For this triangle, there is a perpendicular. This length is 5. This angle is 37. What is this length? 5 sine 37. So we can write 5 sine 37. और ये जो 10 दिया हुआ है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? 10 sin theta. From this triangle, this side is 10 sin theta. 10 cos theta is this length. 10 sin theta is this length. These two are equal. 5 into 3 by 5. 10 sin theta. Sin theta is equal to 3 by 10. Sin inverse 3 by 10 with the line joining the mango tree. ऐसा बोलेंगे, या यूं कह सकते 37 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 3 by 10. तो 37 प्लस साइन इनवर्स 3 by 10 विथ रिवर फ्लो. ऐसा आ गया. ठीक है. एक और विचार से भी कर सकते हैं सेम इसी सवाल को. सेम लॉजिक है ये जो किया ऐसा ही, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट ले रहे हैं. दिस इज द लाइन अलोंग विच स्विमर शुड स्विम क्रॉस दिस रिवर. तो हम मान लेते हैं कि जो हमको पता नहीं उसको मान लेते हैं हम. माना कि स्विमर जो है थीटा एंगल पर 10 मीटर पर सेकेंड से स्विम करेगा, तो इसके अंदर रिवर का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा 5. दिस एंगल इज 37. इफ यू वांट टू क्रॉस इन दिस पाथ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस पाथ शुड बी 0. जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए. सो कंपोनेंट ऑफ दिस 10 sin theta, component of this 5 sin 37, then he will travel along this path. When the two components perpendicular to this path get cancelled, then the resultant will be along this path. So he will travel in this path. तो perpendicular component को cancel करेंगे, तो ऐसा करेंगे, तो यहाँ से sin theta की वैल्यू 3 by 10 आ जाएगी. तो ऐसे कंपोनेंट वाइज सोच सकते हो, ऐसे ऐड करके ट्रायंगल से ढूंढ सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. हो गया. चलो फिर हम अब एंगल नहीं निकला था, कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं. सीखते वक्त कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए. मैंने कहा ना पूरा 11वीं खत्म हो जाए तब तक टेंशन नहीं लेना. तब तक हम सवाल पढ़ना सीख जाएं, फॉर्मूले जान जाएं, बस इतना दिमाग डेवलप हो जाना चाहिए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ये रिवर हमको दे रखा है, 500 मीटर विड्थ है इसका, और ये लाइन जो है 37 डिग्री के हैं. इसको हम कह रहे हैं ए बी लाइन.
क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ए स्विमर swims along AB line. A swimmer swims along AB line with speed 10 meter per second in still water. रिवर फ्लो जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड वाला ही है। तो हमसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस रिवर। स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में कितना वक्त लगा? हाँ, रिवर फ्लो कर रहा है और वो उस पे तैर रहा है, वो उस दिशा में तैर रहा है। हाँ, अब की बार कोई मैंगो ट्री नहीं यहाँ पे, ए भी लाइन है। तो देखो ऐसा होगा, ये स्विमर ऐसे स्विम करेगा, पर इसमें क्या होगा कि रिवर का वेलोसिटी ऐड होगा। ये इसका वेलोसिटी है इस तरफ 10 और रिवर का वेलोसिटी है 5। तो वो ऐसे क्रॉस, तो उसका रिवर ऐसा होगा और वो हमेशा ऐसे ही तैरेगा पैरेलल टू ए बी लाइन। स्विमिंग is fixed 37 degree. He will swim like this, parallel to his direction of swimming is fixed, but river is taking him in this direction. तब हमको ये पता करना है कि इसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। 100/√3। देखो सॉल्यूशन। तो पहले तो हमको ये करना चाहिए कि स्विमर की जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। This angle is 37 degree, so it will have two components. 4 meter per second, नहीं, 8 meter per second and 6 meter per second. Velocity of swimmer with respect to river is 10. So we should, whenever there is some angle, you should divide into two parts. जब भी कोई एंगल आए तो दो भाग में बांट लो। अब उसके बाद में इसमें रिवर का वेलोसिटी ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो इसमें एक ही डायरेक्शन में ऐड होगा। इधर तो 6 ही रहेगा और इधर वाली डायरेक्शन में 8 + 5। तो नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन will be 6. In this direction will be 13. Now he has to cross this length 500. So time taken to cross the river will be 500 upon 6. 250/3. अगर ये रिवर नहीं फ्लो करता है तब भी यही होता है। अगर तैराक तैरता है तो नदी के फ्लो करने और नहीं करने से उसका टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन वो तैरेगा, अगर नदी फ्लो नहीं करेगी तो जो टाइम उसको लगेगा और फ्लो करने पे जो टाइम लगेगा बराबर होगा, क्योंकि
रिवर को क्रॉस करने में मदद नहीं करता है, रिवर फ्लो तो क्रॉस करने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हमको ये पता करना है कि ये कितना ड्रिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। हाउ मच ड्रिफ्ट? ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, इस कंपोनेंट से वो कितना इधर चला गया। तो पहले से ये डिस्टेंस आप निकाल लो कि ये कितना है। ये डिस्टेंस है 500, तो ये निकाल सकते हैं हम। ये 37 है तो ये 37, ये मिल जाएगा। और ये वाला टोटल लेंथ हो जाएगा इसका वेलोसिटी है 13 इंटू 250/3। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है 13, क्रॉस करने में टाइम कितना लगा 250/3, तो वो इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया 13 इंटू 250/3। और ये वाला लेंथ कितना होगा, इसको x मान लिया, 1037, 500/x, 3/4, 500/x, तो ये कितना हो गया 2000/3, तो ये आ गया 2000/3। तो वी कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट, कितना अपने टारगेट से भटक गया। हाँ, जो उसका टारगेट था उससे कितना डेविएट हो गया। तो यहां से ड्रिफ्ट निकालोगे तो क्या करोगे, दिस माइनस दिस, ड्रिफ्ट आ जाएगा। चलो एक और सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रिवर का वेलोसिटी हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो स्विमर है इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर का वेलोसिटी स्विमर से ज्यादा है। जब रिवर का वेलोसिटी स्विमर से ज्यादा होगा तो क्या ये स्विमर रिवर को क्रॉस कर सकता है? क्रॉस करने से कौन रोकेगा, क्रॉस कर लेगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। हाँ, तो क्रॉस करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर क्या ये सीधी लाइन पे क्रॉस कर सकता है, इस लाइन के अलावा? अगर पूरा टेढ़ा इधर भी हो गया ना तो भी रिवर उसको 5 से इधर ले जाएगी। ये रिवर का मुकाबला नहीं कर सकता इस डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल नहीं कर सकता है। 5 cos थीटा 5 sin थीटा तो 5 से कम ही होगा। तो 5 पूरा का पूरा अगेंस्ट आ गया ना इसमें। इसने सोचा कि मैं तो नदी से लड़ूंगा अब, तो नदी इसको इधर ले जाएगी। नहीं, पर जाना इस लाइन के लोगे ना, तो ये कैन नॉट क्रॉस अलोंग दिस लाइन। इसका मतलब इधर इधर कहीं जाएगा तो अपने टारगेट से कुछ भटक जाएगा। तो अब सवाल ये है, हाँ किनारे पे बैठा रहे, फाइंड डायरेक्शन in which swimmer should swim so as to minimize drift from a point directly opposite on river bank on other side. हम ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है
उस पर तो जा नहीं सकता है, पर उससे कम से कम दूर भटके हो, मतलब वो कैसे भी जाएगा उसको जाना ऐसे ही पड़ेगा। तो सवाल में ये है कि उसको किस तरह से तैरना चाहिए कि दिस ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। ये हम चाहते हैं कि कम से कम जहां से उसने तैरना शुरू किया उस हिसाब से उसका ड्रिफ्ट सबसे कम होना चाहिए। तो उसको किस एंगल पे तैरना चाहिए? देखो कैसे करेंगे। कई बार हमको ये पता नहीं रहता है कि कैसे तैरना चाहिए उसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि स्विमर जो है इस तरफ तैरता है 5 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल थीटा। लेट अस अज्यूम दैट swimmer swims along this line with some angle theta. Now velocity of river is 10. So his total velocity becomes this. Velocity of swimmer with respect to ground, he will move like this. This distance will be drift. तो हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर डायग्राम बनाना चाहिए, फिर कुछ मानना पड़े तो मान लेना चाहिए। तो माना कि थीटा एंगल पर तैरना चाहिए। अब हम इसको जो टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे मान लो ऐसे जा रहा है, तो जो टेढ़ा टेढ़ा रहता है उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं हम। जो स्विमर की वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ होगा 5 cos थीटा और इस तरफ होगा 5 sin थीटा, और इसमें रिवर का वेलोसिटी ऐड होगा 10। कंपोनेंट में करने के बाद सवाल थोड़ा इजी लगता है, कभी टेढ़ा टेढ़ा देखने में डर लगता है। तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसको आगे और ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस तरफ जो वेलोसिटी है वो उसकी है 5 cos थीटा और इस तरफ इसकी वेलोसिटी है 10 माइनस 5 sin थीटा। दिस वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो लेट अस टेक दिस डिस्टेंस बी डी। मान लिया कि रिवर का विड्थ डी है, तो ये विड्थ को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उसमें ये वाली वेलोसिटी काम आएगी, और जो यहां पर ये ड्रिफ्ट करेगा इसके अंदर लेट दिस ड्रिफ्ट बी एक्स। मान लिया कि ये ड्रिफ्ट एक्स है, t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे था और t टाइम पे यहां पहुंच गया। तो अब अपन दो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये है कि d इज इक्वल टू 5 cos थीटा इंटू टी। इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, d वेलोसिटी है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इंटू टी बराबर d। अब इस डायरेक्शन में x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 sin थीटा इंटू टी, 10 माइनस 5 sin थीटा इंटू टी इस डायरेक्शन में आ गया। t ऊपर वाली इक्वेशन में से इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 sin थीटा और d अपॉन 5 cos थीटा। हाँ, अब इसमें x का वैल्यू आ जाएगा 2 sec थीटा माइनस d tan थीटा 2d, d भी मल्टीप्लाई होगा ना, 2d sec थीटा माइनस d tan थीटा। दिस इज ड्रिफ्ट, दिस ड्रिफ्ट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। वो अलग अलग थीटा पे जाएगा तो उसका ड्रिफ्ट अलग अलग होगा। अब हमको ड्रिफ्ट क्या करना है, मिनिमम करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जिस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं उसका डेरिवेटिव 0 करेंगे। सो डी एक्स बाई डी थीटा 2d sec थीटा tan थीटा
minus d sec square theta. This should be 0 for minima. So यहां से कॉमन ले लेंगे, d sec square theta कॉमन आ गया, d sec square theta कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 sin theta minus 1 equal to 0. 2 sin theta minus 1 equal to 0. तो यहां से आ गया sin theta equals to हाफ. तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री. तो हमको समझ में आ गया कि उसको 30 डिग्री पे तैरना चाहिए टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम. ये नेचुरल मेथड है, उसमें हम इक्वेशन लिखते हैं और मिनिमम मैक्सिमम पूछते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये हमने शिक्षा हमको मिला कि कभी मिनिमम मैक्सिमा करना हो तो इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करो, और जिसको मिनिमम मैक्सिमा पता करना है उसका इक्वेशन चाहिए. ड्रिफ्ट को मैक्सिमाइज करना है तो ड्रिफ्ट को लिखो, वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो वेलोसिटी को लिखो, या मिनिमाइज करना है तो. ठीक है, अब कुछ लोगों को कॉमन लेना नहीं आता है, ये कैसे ले लिया, यूं डायग्राम से, ऐसे किया ना डायग्राम से. डिफरेंशिएट करने वाला मेथड इजी है, डायग्राम वाला भी इजी हो सकता है अगर तुम समझ पाओ तो. मैं समझा देता हूं, ठीक है, समझ में आएगा तो देख लेना, है ना. नहीं आए तो ये बेस्ट है. ये तो नेचुरल मेथड है, हर बार किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है, इक्वेशन लिखो, डिफरेंशिएट कर दो. डायग्राम वाला विचार आप रट सकते हो जो मैं बताऊंगा. तो मेथड 2, velocity of swimmer with respect to ground is always sum of two velocity. Velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground. ये हमको मालूम है. तो इनमें से velocity of river with respect to ground is known to us. इसका डायरेक्शन भी फिक्स, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स. So we can draw this first. This is 10. Velocity of river with respect to ground. Velocity of swimmer with respect to river is known to us in magnitude. इसका मैग्नीट्यूड पता है 5. इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. टोटल 0 से लेके 180 तक. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. There exist many direction for this 5. Now we have to add two vectors, this vector plus this vector. So resultant will be like this. This is velocity of swimmer with respect to ground. Black line velocity of swimmer with respect to ground बताएगा. ये जो ब्लैक लाइन दिखा रखी है वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. वी वांट टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, so this angle should be largest in this direction, so that when this velocity is, he will move like there, he will move there, he will move there. To minimize drift this angle should be maximum. तो मैक्सिमम के लिए डायग्राम यहां दिखा देता हूं. दिस एंगल शुड बी मैक्सिमम.
we know that the maximum possible angle will be when this line makes tangent. So this line is tangent. This is radius. Radius and tangent are perpendicular. So this angle is 90 degree. This is 5. This is 10. This is 5. This is 10. So let us take this angle be theta. This angle be theta. 5 should be in theta angle. When this angle is theta, this is 90 minus theta, this is theta. So sin theta will be equal to 5 by 10. 1 by 2. 30 degree. टेंजेंट हमको तो ऐड करना है ना. ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. वेलोसिटी ऑफ रिवर. वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो देयर विल बी ट्राइंगल. For maximize this angle to minimize drift. For minimum drift, this should be at maximum angle. तो maximum possible angle इस सर्कल पे टेंजेंट से आएगा. ऐसा सोच पाओ एग्जाम में तो डायग्राम का मेथड लगाओ. ये सवाल रट लो. हर बार लगा देना ये सवाल. ऐसे रटने से थोड़ी काम चलेगा, है ना. ठीक है, ये जानकारी भी हो गई. अब इसके आगे बढ़ते हैं. रिवर प्रॉब्लम काफी हो गई. काफी तरह के रिवर प्रॉब्लम हो गई. और भी सवाल करा सकते हैं, पर ठीक है ना. नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं. इसको बिठा दें फिर. अब इसमें हेडिंग लगाते हैं चेंजिंग रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम को चेंज करना. इसका मीनिंग क्या है देखो. मान लो कि ये कोई जीप है और इसके सामने कोई कार आ रही. जीप एंड कार. और इसको देखने वाला एक आदमी इधर बैठा हुआ. तो इस क्वेश्चन को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि ये कैसे सोचेगा. हो सकता है कि जीप में बैठा ड्राइवर कैसे देखेगा. हो सकता है कि कार में बैठा ड्राइवर कैसे देखेगा. तो ऐसे एक से दूसरे फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. तो हम कहना चाहते हैं कि ए क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड according to many different observers. For example, for a man on ground, for a man on jeep, for a man on car. तो अभी तक अपन क्वेश्चन हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते थे. अब हम इस चैप्टर के बाद ये कह रहे हैं कि हम किसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व क्वेश्चन फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द जीप, फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द कार और ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द रोड. सड़क पे बैठे यात्री के या जीप में चलने वाले यात्री से किसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया जा सकता है. तो सॉल्व करने का रूल क्या है.
every quantity displacement, velocity and acceleration should be with respect to same observer. ये बात है. अगर आप किसी और ऑब्जर्वर के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो तो हर क्वांटिटी उसी ऑब्जर्वर के हिसाब से होनी चाहिए. तो जैसे मैं लिखूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to jeep driver. Suppose we want to write like this: displacement of object with respect to jeep driver. वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कार भी हो सकती है. That will be equal to velocity of object with respect to jeep driver into time when acceleration is 0. When acceleration is 0. ठीक है. इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जीप ड्राइवर will be equal to initial velocity of object with respect to jeep driver plus half acceleration of object with respect to jeep driver into t square. When acceleration is constant, acceleration of object with respect to jeep driver constant. When velocity is constant, then we can use this equation. When acceleration is constant, then we can use this equation. And more equations can be used. They are velocity of object with respect to jeep driver will be initial velocity of object with respect to jeep driver plus acceleration of object with respect to jeep driver into time. तो v is equal to u plus at. अगर जीप ड्राइवर देख रहा है तो सब कुछ जीप ड्राइवर के हिसाब से, और कार का ड्राइवर देख रहा है तो सब उसके रिस्पेक्ट में है. थर्ड वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to jeep driver, velocity of object with respect to jeep driver square plus 2 acceleration of object with respect to jeep driver dot displacement of object with respect to jeep driver. When acceleration is constant, all equations of constant accelerations can be used. मैंने 3 इक्वेशन यहां पे लिखा है, 5 था, है ना. जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो ऐसा करेंगे, एक्सेलेरेशन 0 होगा तो ऐसा करेंगे, और एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करेंगे. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. इस तरह के सवाल पहले कांस्टेंट वेलोसिटी का लेते हैं, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेते हैं. इनकी कंडीशन है रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है रिलेटिव में, तो हमें फिर इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा, जो इतना पूछते नहीं, यही से काम बन जाता है. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं. तो मेन बात है कि वी कैन सॉल्व क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर. पहली बात तो ये हो गया. जो भी सॉल्व करना चाहते हैं सारी क्वांटिटी उसी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट उसके हिसाब से क्या है, वेलोसिटी उसके हिसाब से क्या है, एक्सेलरेशन उसके हिसाब से क्या है. ठीक है.
हाँ, पूछेंगे तो क्या हम बता देंगे, बता देंगे कि हमको नहीं आता है, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे। हमको छूटने वालों की ज्यादा चिंता होती है ना, जो इजी इजी है उसकी चिंता करो, वो भी छूट जाएगा। चलो ये एक आदमी को जीप पे बिठा दिया, यहां पर उसको बांध दिया हमने, ऑब्जर्वर बना दिया ना ताकि गिर नहीं जाए, इसको जीप पे बांध दिया, और इधर से सामने से मोटरसाइकिल आ रही है। अच्छा, आ नहीं रही, मोटरसाइकिल जा रही है। ये मान लो जा रही है ना, ये बाइक जो है उधर जा रही है। एक बाइक पे आदमी बैठा है, एक जीप में बैठा है। जीप का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और बाइक वाले का वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। जीप इससे 100 मीटर दूर है, माने मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जीप से 100 मीटर दूर है। तो कितनी देर बाद ये जीप वाला उस मोटरसाइकिल से भिड़ा देगा? वो एक्सीडेंट करना चाहता है ना, तो ऐसे पीछे से भगा रहे हैं। फाइंड टाइम आफ्टर विच जीप विल कैच मोटरसाइकिल। जीप मोटरसाइकिल को कब कैच कर लेगी? बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। अच्छा, एक शर्त और लगा देते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन जीप। जीप पर बैठे ऑब्जर्वर के अनुसार, ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन जीप, उसके हिसाब से सॉल्व करो। हो गया होगा ये तो, ऐसे सवाल एग्जाम में आने चाहिए ना, तो सब लोग बराबर हो जाएंगे। फिर होशियार कमजोर का अंतर कैसे पकड़ेंगे? सॉल्यूशन देखो, इसमें एक बात है कि ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट पर बैठ जाता है वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। उसके रेस्पेक्ट में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जब आप कार में बैठे तो आपको कार रुकी हुई लगी, सड़क भाग रही थी,
जब आप जीप में बैठे तो जीप रुकी हुई थी, ट्रेन में बैठते तो ट्रेन रुक जाती है, हेलीकॉप्टर में बैठते तो हेलीकॉप्टर रुक जाता है। ऑब्जर्वर जिसमें भी बैठता है वो उसको रेस्ट पे दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट पर बैठ जाता है वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो हमको सॉल्व किसके हिसाब से करना है? जीप पर बैठे आदमी के हिसाब से। तो अब उसको क्या दिखाई देगा? अब जीप पर बैठे आदमी को जीप रुकी हुई दिखाई देगी, जीप तो आ गई रेस्ट पे, ये परमानेंट पक्की हो गई, पेड़ की तरह खड़ी हो गई। और ये ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है, ये देख रहा है। ये सड़क को देखेगा तो सड़क कितने से जाएगी? सड़क जाएगी पीछे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है। दिखाई देती है। तो ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है, तो जीप वाले को ग्राउंड का वेलोसिटी 20 दिखाई देगा। जीप में बैठ के देखना, ऐसा दिखेगा। मोटरसाइकिल वाले पर भी ऐसा ही होगा। मोटरसाइकिल वाले को देखेगा जब ये, तो उसको ऐसा दिखाई देगा कि भाई मोटरसाइकिल वाला जो है उसमें 20 इधर आ जाएगा और 12 पहले से है, तो मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इसको दिखाई देगी। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप वाला, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप वाला 20 माइनस 12, 8 आ गया। 8 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। और ये क्वांटिटी है पोजीशन ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप वाला। ये कितना है? 100 मीटर। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसने इसको देखा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप बराबर वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप इनटू टाइम। तो जीप तो खड़ी है, मोटरसाइकिल यूं आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था ना, 100 इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मोटरसाइकिल का डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिखेंगे -100 आई केप। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू जीप वाला ये कितना है? 8 -8 आई केप। टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम विल बी 100/8, 12.5 सेकेंड। तो जो जीप में बैठा देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल मेरी तरफ आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और 12.5 सेकेंड में उसके पास आ जाएगा और जीप उसको रेस्ट पे दिखा देगा। तो ये दो बातें हैं। ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट पर बैठ जाता है वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है। ठीक है, एक और सवाल, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में यहां पर एक जीप है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके आगे एक और जीप है, जीप 1, जीप 2, J1 J2। ये जीप अभी
5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और इनके बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, 40 मीटर की दूरी है। पीछे वाले जीप वाले ने आगे वाले जीप वाले को देखा और देखा कि ये तो धीरे धीरे चल रहा है। अब उसको लगा एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसने ब्रेक लगा दिया। इसने तो ब्रेक लगाया। तो बताओ अब ब्रेक के बारे में। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, brakes are applied in Jeep J2, it retards with, ये J1 है, ये J2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे वाले ने ब्रेक लगाया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सवाल ये है कि क्या एक्सीडेंट होगा? हाँ या ना? ब्रेक मार लिया तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ब्रेक ढंग से नहीं लगाया। Will the two jeeps will collide? Jeeps will collide or not? सबसे अच्छा होगा कि जीप 1 पे ऑब्जर्वर बिठा दो, तो जीप 1 तो रुक जाएगी। चलो तो अब करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो जो क्वांटिटी हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट अस टेक दिस डायरेक्शन बी पॉजिटिव। So velocity of Jeep 2 is known to us 20 meter per second. This is initial velocity. Its velocity is not constant. ये जीप का इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको u लिख लेते हैं अपन। Jeep 2, acceleration of Jeep 2 is -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ब्रेक लगाया है तो एक्सेलरेशन इसका वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ब्रेक लगाने के लिए ऐसा चाहिए। वेलोसिटी ऑफ जीप 1 is 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ जीप 1 is 0। ये सब हमको डायग्राम देख के पता लग रहा है और ये भी पता है कि 40 मीटर आगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जर्वर को लेते हैं और जीप 1 पे बिठा देते हैं कि भैया इस पे बैठ जाओ। भैया जिस पे बैठ जाते हैं ना वो चीज रुक जाती है। अब जीप 1 तो रुक गया। ऑब्जर्वर को जिस पे बिठाओगे वो चीज तो, जब दो दो चीजें चलती है एक को रोक दो, तो जीप 1 रुक गई। अब उसके पास जो जो है दुनिया को अपोजिट में देना पड़ेगा। इसके पास क्या, एक वेलोसिटी तो है, तो दुनिया में क्या क्या है, सड़क है, तो सड़क को आप पीछे की तरफ 5 दे दो। ये ऊपर से बैठा देखेगा ना, सड़क 5 से ज्यादा दिखाई देगा। फिर ये जो सामने वाली जीप है इसको देखेगा, ये इसको भी इसको देना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ जीप 1 जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू जीप 1 क्या हो जाएगा? इसका 5 इधर था ना, इसको इधर देंगे अपोजिट में, तो पहले से इसके पास कितना था 20, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू जीप 1, वेलोसिटी ऑफ जीप 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप 1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5 15। तो ये प्लस का 15 आया। तो जो इस पर बैठ करके देखेगा उसको ऐसा दिखाई देगा कि जीप उसकी तरफ आ रही है। एक्सेलरेशन ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू जीप 1
तो एक्सेलरेशन ऑफ g2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ g1, ये फार्मूला लगाएंगे। हर फार्मूले में रिलेटिव में एक ही है, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, पोजीशन हो, सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा g2 का एक्सेलरेशन है -4, -0, तो ये आ गया -4, यानी -4 हो गया इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ g2 विथ रिस्पेक्ट टू g1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसने इसको देखा कि ये कितना दूर है, तो जीप कितना दूर है, ये हो गया पोजीशन ऑफ g2 विथ रिस्पेक्ट टू g1 40 मीटर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये इसका पोजीशन आ गया, ये उसका वेलोसिटी आ गया, ये उसका एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्शन के साथ। अब हमको ये देखना है कि जीप इससे टकरा पाएगी कि नहीं टकरा पाएगी। ब्रेक मारा है तो हम देख लेते हैं कि जब तक ये जीप इसके हिसाब से रुकेगी तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो व्हेन जीप 2 स्टॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू जीप 1, वेलोसिटी ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बिकम 0। तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, v जीप 2 g1 स्क्वायर u जीप 2 g1 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 0 और जीप का 15 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इज -4 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू g1 निकालना है। तो इसको ले जाएंगे उधर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप 2 विथ रेस्पेक्ट टू g1 15 इंटू 15 अपॉन 8, 225 डिवाइडेड बाय 8। जरा बताओ मुझे कितना होता है ये, अभी कर लेते हैं। 8 2 16, ठीक है, बच गया 6, 8 64 पॉइंट 125, 28.125 मीटर चलते हुए देखा उसने जो जीप पर बैठा था। तो कितना चला इधर, 28.125 मीटर। इसकी जीप तो 40 मीटर दूर आगे थी, तो इससे पहले ही जीप रुक गई, तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना, एक्सीडेंट होगा ना, नहीं होगा। तो अपन दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी अपन रिलेटिव चैप्टर में चलते हैं। तो किसी एक ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वर बिठा दो तो वो रुक जाएगा, बस दूसरा ऑब्जेक्ट चलेगा, तो इजी हो जाएगा। कुछ पूछना चाहते हो, सेकेंड इक्वेशन लगाना चाहते हो, तो सेकेंड में क्या लगाओगे, फोर्टी के लिए टाइम ढूंढा है तो टाइम इमेजनरी आ रहा है, ठीक। क्वाड्रेटिक बनाया, उसका टाइम इमेजनरी आ गया, टकराने का टाइम क्या होगा, तो असंभव टाइम आ गया, तो इसका मतलब टक्कर नहीं होगी। सही बात है। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile will be straight line। एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। हो गया सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 इज -g जेके
acceleration of projectile 2 is also minus g j k. The acceleration of 1 with respect to 2 will be 0. So A relative is 0. This implies that V relative constant. When relative velocity is constant, then relative path will be straight line. तो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाता है. तो ए रिलेटिव 0 हो गया क्योंकि ए रिलेटिव को हम लिख सकते हैं डी वी रिलेटिव बाई डी टी. इसको 0 करने से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी रिलेटिव कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. ए रिलेटिव को डी वी रिलेटिव बाई डी टी लिख सकते हैं. ए रिलेटिव 0 है तो वी रिलेटिव कांस्टेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 4. ये कोई बिल्डिंग है, यहां से हमने 2 पत्थर फेंके. एक को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर और एक को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से. बोथ आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम. This will move like this. This will move like this. When time is equal to 3 seconds. What is this distance? ठीक है. 2, 1. Find distance between two stones. At t equal to 3 सेकेंड. जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब कितना डिस्टेंस होगा दोनों पत्थर के बीच? ये नहीं पूछा कि परपेंडिकुलर कहाँ बताया, किधर भी हो सकता है. डायग्राम में परपेंडिकुलर लग रहा है, नहीं लगाते हैं. यहां पे ले लो. जब t इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? साइक 60. देखो सॉल्यूशन. अनेक रास्तों में से एक रास्ता, हर रास्ता एक ही जवाब देगा. हम क्या करते हैं कि जहां से फेंका है ना वहीं पे ओरिजिन मान लेते हैं. और हम क्या करते हैं कि दोनों स्टोन का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं. तो इनका इनिशियल पोजीशन तो 0 है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनकी पोजीशन ऐसे लिखी जा सकती है क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ओरिजिन था. दोनों के लिए ऐसा वैलिड है. तो मैं स्टोन नंबर 1 के लिए लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ स्टोन नंबर 1. तो उसका u कितना है स्टोन नंबर 1 का? u है, इसके 2 कंपोनेंट करोगे 40 एंड 30. तो आप लिखोगे 40 i के 30 j के इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस 10 j के इंटू टी स्क्वायर. दिस इज द पोजिशन ऑफ स्टोन 1 एट एनी टाइम t फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. नाउ पोजिशन ऑफ स्टोन 2, its velocity is 20 i k.
into t. Its acceleration is also same, minus 10 j cap into t square. So this is position of 1, this is position of 2. We want to find position of 1 with respect to 2. So position of 1 with respect to 2, position of 1 minus position of 2. So position of 1 minus position of 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 i cap 20 t i cap प्लस 30 t j cap. बस इसका मैग्नीट्यूड will be distance between the two stones under root of 20 t square 30 t square. तो t बाहर आ जाएगा 900 प्लस 400 10 रूट 13 इंटू टी. कब पूछा है? 3 सेकेंड पे. तो 30 रूट 13 for t इक्वल टू 3 R12 30 रूट 13. तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 30 रूट 13. 1 का पोजीशन लिखा, 2 का पोजीशन लिखा, सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव पोजीशन लिखा, उसका लेंथ निकाले, डिस्टेंस आ गया. ये हुआ मेथड 1. मेथड 2, मेथड 2 में हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि बिल्डिंग से कूद रहा है, आइंस्टीन मेथड. आइंस्टीन मेथड लगा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ग्रेविटी कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम फ्री फॉल. तो इसलिए हमने फ्री फॉल लिया. माना कि एक ऑब्जर्वर जी से गिर रहा है. जो जी से गिरता है उसका जी नहीं लगता है, मतलब उसका जी सबसे जी कैंसिल हो जाता है, तो इसको कोई एक्सेलरेशन महसूस नहीं होता है. बिल्डिंग चलती हुई दिखती है तो हर ऑब्जेक्ट का जी खत्म हो जाएगा. तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, ये 3 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा? 20 इंटू 3. और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा? 50 इंटू 3. हाँ, वो तो बाद में कर लेंगे. तो ये कितना हो गया? 150. दिस एंगल इज 37. नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. We have to calculate this for this observer, for freely falling observer. Every projectile will move in straight line path. With constant velocity. तो हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर ले लिया जो खुद गिर रहा था, तो उसके हिसाब से इजी हो गया, एक्सेलरेशन खत्म. 3 सेकेंड में ये कितना गया? 20 इंटू 3. वो कितना गया? 50 इंटू 3. अब हमको ये मालूम करना रह गया, थोड़ा टेढ़ा दिखा देता हूं. हमको जो कैलकुलेट करना है वो क्वांटिटी है. इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. तो ये 150 है, ये 37 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 150 साइन 37 साइन 37. और ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ हो जाएगा 150 cos 37. तो 150 cos 37 कितना होता है? 150 इंटू 4/5. 150 इंटू 4/5 कितना होता है?
120, तो ये डिस्टेंस हो गया 120, और ये कितना हो गया 3/5, 90. So this length is 120, this length is 60, 20 into 3. This is 60, this is 90, this is 120, this is 60. So this length will be 90 square plus 60 square. 90 square 8100, 60 square वही आएगा, तो ये लेंथ आएगा 30√13. प्रोजेक्टाइल से तो किया है, ये प्रोजेक्टाइल से किया ना. चाहो तो एक स्टोन के रेस्पेक्ट में दूसरे स्टोन को भी देख सकते हो, उससे भी आ जाएगा. दोनों स्टोन को उस ऑब्जर्वर से देख लो, दोनों को अलग अलग देख करके सबट्रैक्ट कर लो, कैसे भी कर लो, है ना. ऐसे बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं. क्या करें अपन, तो क्या करते हैं, हाइट की जरूरत नहीं, दोनों की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हो, पर ट्रेजेक्ट्री में टाइम नहीं आता ना, टाइम दिया यहां पे. कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है ना, कौन से पॉइंट का डिस्टेंस, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ये हो गया सवाल, इसको मिटा दो, एक सवाल और देख लेते हैं, इधर वाला मिटा देते ना. क्वेश्चन नंबर 5. एक पेड़ है, उसके ऊपर एक डाली है, पेड़ की डाली पर एक बंदर रहता है. ये कोई बदमाश बंदर है, परेशान कर रखा है इसने सबको, तो इसको उड़ाने के लिए टैंक बुलाया गया. बंदर को टैंक से उड़ाने के लिए आए. बंदर का डिस्टेंस है L टैंक से, यहां से शेल फायर किया गया U से. जैसे ही मंकी पे निशाना लगाया गया, फायर किया गया, मंकी ने देख लिया कि मेरे को मार रहे, उसने पेड़ की डाली छोड़ दी. तो आगे क्या हुआ, हाँ, मंकी leaves branch of tree at same instant. When a shell is fired towards monkey, shell will hit monkey. Yes, no. मंकी पेड़ से लटका था, निशाना उसी का था, पर उसने देख लिया
और फायर किया तो उसने भी पेड़ की डाली छोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ, मंकी मर गया, मतलब मरने का पता नहीं, शेल हिट किया कि नहीं किया, है ना, ये हिट करने के बाद भी बच जाते हैं। ऐसे बगल से निकल गया। पक्का? एक होता है कि मर सकता है और एक होता है गारंटी, शेल उसको हिट कर रहा है। गारंटी के लिए फिर प्रूव करना पड़ता है, करो प्रूव। गारंटी ऐसे हवा में नहीं होती है, गारंटी में कोई कागज वागज साइन वाइन करके देना पड़ता है ना, करो कागज वाज कि हिट करेगा मेरा साइन, ये थोड़ी मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, ये जो मंकी ने ब्रांच को छोड़ दिया तो मंकी का इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, यू मंकी जीरो। मंकी का एक्सेलरेशन जो है वो जी डाउनवर्ड्स, और इस शेल का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ शेल, ये भी जी डाउनवर्ड्स। तो मंकी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू मंकी इज जीरो। So velocity of shell with respect to monkey is constant. और तो मंकी खुद रेस्ट पे दिखाई देगा, तो मंकी जब खुद को देखेगा तो वो वहीं रहेगा, पेड़ ऊपर जा रहा होगा और शेल उसकी तरफ आ रही होगी। कितना डिस्टेंस चलना है, एल, तो एल बाय यू टाइम बाद मंकी मर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी ये यू के बराबर है, तो मंकी के रेस्पेक्ट में उस मंकी को क्या दिखाई देगा कि ये शेल इसकी तरफ यू से आ रही है, ये पेड़ ऊपर की तरफ जी से जा रहा है, ये पेड़ ऊपर जाता दिखेगा, शेल उसकी तरफ आती दिखेगी, जमीन उसके पास आती दिखेगी। ठीक है, ऐसा होगा। और प्रैक्टिकली जो जमीन पर बैठ के देखेगा उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि शेल तो ऐसे गई और मंकी ऐसे आया। ये ऐसे गिरा, ये ऐसे है। फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर ऐसा होगा, फॉर मंकी सीधा आएगा। तो एक जब दोनों का एक्सेलरेशन जी होता है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं हम, बस एक बात रह गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, वो अगली क्लास में बता दूंगा। और अगली क्लास में हम न्यूटन्स लॉ में कंस्टेंट मोशन शुरू करेंगे। ठीक है।